नमस्कार दोस्तों। जात पात, ऊंच नीच ये शब्द आप अक्सर सुनते रहते होंगे। भारतीय समाज में सदियों से कुछ सामाजिक बुराइयां चली आ रही हैं और जाति व्यवस्था भी इन्हीं बुराइयों में से एक है जो देश को अंदर से खोखला करती जा रही है। हालांकि सालों से लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं और जाति व्यवस्था की अवधारणा में भी इस अवधि के दौरान कुछ बदलाव जरूर आया है और इसकी मान्यताएं अब उतनी रूढ़िवादी नहीं रही हैं जितनी पहले हुआ करती थीं। लेकिन इसके बावजूद जाति व्यवस्था अभी भी देश में लोगों के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन पर असर डाल रही है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जाति व्यवस्था की शुरुआत कब और कैसे हुई और इसका वर्तमान भारतीय समाज पर क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर जाति शब्द की बात करें तो ऋग्वेद में जाति शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि इसकी जगह चतुर्वर्ण यानी 4 वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ संभवतः रंग से लगाया जाता है। वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। 10वां मंडल ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूत्र में उल्लेख मिलता है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इस वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा था और शूद्रों का सबसे नीचा। हालांकि ऋग्वैदिक काल में वर्ण का आधार जन्म ना होकर कर्म होता था, लेकिन धीरे धीरे ये पूरी व्यवस्था जन्म पर आधारित होने लगी। शुरुआत में केवल 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और द्विज, लेकिन बाद में विराट पुरुष से जन्मे वर्ण की शूद्रों को भी एक समुदाय में मिलाने का प्रयास किया गया। ऋग्वैदिक काल में ही श्रम का विभाजन काफी विकसित हो चुका था। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य कवि, पाठक और भीषण यानी पिसाई करने वाले का काम करते थे। इससे कोई सामाजिक भेदभाव उत्पन्न नहीं होता था, ना ही किसी को ऊंचा नीचा समझा जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंतिम दिनों में आर्यों की विभिन्नता के आधार पर लोगों के सामाजिक हैसियत में भी अंतर किया जाने लगा और लोगों के बीच वर्ण के आधार पर भेदभाव शुरू हो गया। शूद्र और दास कर्म करने वाले कुछ आर्य चतुर्थ वर्ण की श्रेणी में आ गए। वैदिक काल के अंत होते होते वर्ण व्यवस्था से जुड़ी कुछ कठोर बातें भी सामने आने लगी। शूद्र के शरीर से स्पर्श करना और कुछ विशेष अवसरों पर उन्हें देखना निषेध कर दिया गया। उत्तर वैदिक काल में रचित शतपथ ब्राह्मण और श्रोत सूत्रों में शूद्रों के संपर्क में आने और उन्हें शमशान जितना अपवित्र होने की बातें कही गई हैं। इसके बाद मनुस्मृति की रचना हुई, जिसमें शूद्रों के बारे में बहुत सी बातें लिखी गई। मनु ने कई ऐसे विधान बनाए हैं जिनसे शूद्रों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मनु का कहना था कि शूद्रों को संपत्ति जमा नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि इससे वो ब्राह्मणों को सताने लगेंगे। मनु ने ये भी कहा कि ब्राह्मण अपने शूद्र दास की संपत्ति को निर्ममता पूर्वक जब्त कर सकता है। इसका सीधा सा ये अर्थ था कि मनु ने शूद्रों को आर्थिक दृष्टि से दयनीय ही बनाकर रखने का प्रयास किया है। मनुस्मृति में भी लिखा है कि विराट पुरुष ब्रह्मा ने लोगों के कल्याण के लिए अपने मुख से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैरों से शूद्र को जन्म दिया। मनुष्य समाज की चतुर्वर्णीय व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है और ईश्वर की बात गलत नहीं हो सकती। ईश्वर ने लोक कल्याण के लिए ही 4 वर्णों का निर्माण किया। मनु ने उच्च वर्ण के लोगों के प्रति अपराध करने वाले शूद्रों को कठोर सजा देने का प्रावधान किया है। जैसे अगर कोई शूद्र किसी द्विज को गाली देकर अपमानित करे तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए। मनुस्मृति में ये भी कहा गया है कि कोई शूद्र अगर किसी द्विज के नाम और जातियों की चर्चा तिरस्कार पूर्वक करे तो उसके मुंह में 10 अंगुल लंबी गर्म लोहे की कांटी ठूस दी जाए। अगर शूद्र ब्राह्मणों के साथ उद्दंडता पूर्वक व्यवहार करे तो राजा को चाहिए कि उसके मुंह और कान में गर्म तेल डलवा दे। हालांकि मौर्य काल में शूद्रों की स्थिति में थोड़ा सुधार होने लगा। धर्म शास्त्रों के अनुसार
कौटिल्य ने भी चारों वर्णों का व्यवसाय निर्धारित किया, लेकिन कौटिल्य ने शूद्रों को शिल्प कला और सेवा वृत्ति के अलावा कृषि, पशुपालन और वाणिज्य से आजीविका चलाने की अनुमति भी दी। गुप्त काल तक आते आते चार वर्णों के अलावा अनेक जातियां और उपजातियां भी समाज में आ गई। अनेक शूद्र राजाओं की भी चर्चा गुप्त काल में हुई है। आभीर और मलेच्छ राजाओं की जानकारी भी इस काल में मिलती है। कुछ ऐसे उल्लेख भी मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि ब्राह्मणों ने भी क्षत्रियों और वैश्यों का पेशा अपना लिया था। मृच्छकटिकम के अनुसार चारुदत्त ब्राह्मण होने के बावजूद वाणिज्य व्यवसाय करके जीवन यापन करता था। हालांकि अभी भी समाज में भेदभाव था। गुप्त काल के ग्रंथों में लिखा है कि ब्राह्मणों को शूद्र का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ब्राह्मणों का आध्यात्मिक बल घटता है। वर्ण सिर्फ चार हैं, लेकिन जाति अनेकों हैं। ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य वर्णों को विभिन्न जातियों में विभाजित कर दिया गया। समाज सुधारक ज्योतिबा फुले के अनुसार ब्राह्मण तो संगठित रहे, लेकिन उन्होंने बाकी वर्णों को अलग अलग जातियों में विभाजित कर दिया। फुले के अनुसार जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की देन है। ज्योतिबा फुले की तरह ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी जाति प्रथा के कट्टर आलोचक थे। मनुस्मृति के रचनाकार मनु के बारे में अंबेडकर कहते हैं कि मनु ने जाति के विधान का निर्माण नहीं किया और न ही वो ऐसा कर सकता था। जाति प्रथा मनु से पहले भी विद्यमान थी। वैसे तो हमारे देश में जाति व्यवस्था को लेकर कई तरह की अफवाहें भी समाज में फैलाई जाती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर लेफ्ट विंग पार्टीज हो। लोकतंत्र में जाति व्यवस्था। भारतीय लोकतंत्र और संविधान सभी नागरिकों को एक समान समझता है। संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किए जाने की बात कही गई है। और अनुच्छेद 17 में भी काफी कुछ बताया गया है, लेकिन हकीकत में देखे तो ये आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है, क्योंकि जाति व्यवस्था समानता में नहीं बल्कि दो वर्गों में वरिष्ठता के सिद्धांत को मानती है। इसीलिए ये लोकतंत्र के विरुद्ध है। निसंदेह जाति प्रथा एक सामाजिक बुराई है। देश को आजाद हुए 70 साल से अधिक समय बीत चुका है, मगर आज भी हम जाति प्रथा के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाए हैं। यहाँ तक कि लोकतांत्रिक चुनावों में भी जाति एक बड़े कारक के रूप में विद्यमान है। ब्रिटिश राज के समय से ही इन जातियों को और भी ज्यादा बांटा गया और इसको कास्ट का नाम दिया गया, जबकि वर्ण, जाति और कास्ट तीनों ही अलग अलग चीजें हैं। हिंदू धर्म में जो वर्ण व्यवस्था थी वो हमारे कर्मों के ऊपर आधारित थी, न कि जन्म से। पर हजारों सालों में ये धीरे धीरे बदल के जन्म से आधारित हो गई, जिसका फायदा आजकल की पॉलिटिकल पार्टीज ले रही हैं। और एक जागरूक नागरिक होने के अनुसार हम सभी को इसकी सच्चाई के पीछे जाना चाहिए और खुद से मनुस्मृति और ऋग्वेद जैसे किताबों को पढ़ना और समझना चाहिए और उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। पर जो फिलहाल हमारे देश में जातिवाद का जहर हम सभी को पिलाया जा रहा है, इससे हमें बचना चाहिए और अपने समाज में इन सभी बुराइयों को खत्म कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी भारत में जाति व्यवस्था पर हमारी आज की वीडियो। क्या भारत में जाति व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए और इस जातिवाद आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए सरकार को किस तरह के कानून बनाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।